हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस विषय चैप्टर 7 पौधों को जानिए को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो सीटेट एग्जाम के लिए जहां से 60 प्रश्न तैयार होते हैं उसी दृष्टि को देख करके बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैप्टर 7 पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले होते हैं। कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के पौधे बच्चे अपने भ्रमण के दौरान आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। साग, झाड़ी एवं वृक्ष। तो क्रियाकलाप 1 के माध्यम से समझते हैं। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तनों को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहां भी यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों में भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये संवर्ग हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। अब हम शाक, झाड़ी, वृक्षों के बारे में समझते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। तो शाक पौधे कौन होते हैं? एक तो उनकी पहचान हरे होते हैं और कोमल तने वाले होते हैं। शाक पौधे हरे और कोमल तने वाले होते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? तो सामान्यतः छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा शाखाएं इसमें नहीं होती हैं। तो ये शाक पौधे कहलाते हैं। कथन कारण में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। फिर इसके अलावा आगे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, तो इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं? तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कहां से निकलती है? आधार के समीप से। तना कैसा होता है?
साग का कोमल और झाड़ी का कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, तो इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, तो इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। तो आप साग, झाड़ी और वृक्ष को अलग अलग, वृक्ष का क्या पहचान है? ये बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती हैं, उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं? अब जो है, कमजोर तने वाले पौधे, जिन पौधों के तने कमजोर होते हैं, तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी लता किसे कहा जाता है? तो जिनके तने कमजोर होते हैं तो वे सीधे खड़े नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि वो भूमि पर फैल जाते हैं, तो वो विसर्पी लता कहलाते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। जो फैलते नहीं नीचे, किसी पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाएं, वो आरोही कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते रहे होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। अब देखते हैं तना क्या होता है। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2 के माध्यम से इसको समझते हैं। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड लेते हैं। गिलास को 1/3 जल से भरते हैं। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहां तक कैसे पहुंचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तना क्या करता है? जल का संवहन करता है, यानी कि ऊपर चढ़ता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। अब पत्ती के बारे में देखते हैं। अपने आसपास के पौधों को, पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनका चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हैं पर्णवृंत कहलाता है। तो पर्णवृंत क्या होता है? तो पर्णवृंत पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं?
क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होते हैं? ये देखिए, ये पत्ती है, अब ये तना हो गया, ये तना है, तना से ये पत्ती निकली है, तो ये पत्ती का ये जो ऊपरी ये सिरा देखिए, ये पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटल। और यहीं ये जो डंठल से पत्ती जुड़ी होती है, ये पर्णवृंत कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3 के माध्यम से समझते हैं। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्नों के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दिखाया गया है। एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपने पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इस रेखित संरचनाओं को सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सीरा दिखाई देती है? इसे मध्य सीरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सीरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जल जैसा है तो सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4 के माध्यम से आवश्यक सामग्री लीजिए। क्या क्या? साग पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा ले लीजिए। अब देखते हैं, ये देखिए, ये पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी समानांतर को दिखाया गया है। ये देखिए, ये यही है। चलिए, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि वह बूंदें कहां से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। अब जो है, जल की यह बूंदें पानी से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। जल की यह बूंद जो है पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जो जल की बूंद पत्ती से जलवाष्प के रूप में, कहां से? पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों को ऊपर थैलों को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण इस जल बूंदों
के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें क्रियाकलाप 5 के माध्यम से। इसमें जो है आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी। पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते हैं जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली में सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड होता है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। क्या क्या? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब पत्तियां हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में जो भोजन बनाती हैं उसमें जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। तो इस प्रक्रम में कौन सी गैस निष्कासन पत्तियां करती हैं? तो ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करती हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। किसके रूप में? मंडल के रूप में। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है अब यह समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जड़ को पढ़ेंगे। जड़ 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और बूझों में कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? क्यों जल दे रहा है इसी को हम समझते हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6 के माध्यम से। आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7। इसमें आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी। मक्का और चने की बीज, रुई, कटोरी तथा जल।
2 कटोरियां लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों की भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों की मिट्टी में मजबूती से जमाए रखते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों को स्थिरीक कहा जाता है। जब पौधे मिट्टी में जड़ से जकड़ जाते हैं तो मिट्टी में पौधों को स्थिरीक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? इसका पता लगाएं क्रियाकलाप 8 के माध्यम से। चित्र 7.16 एवं 7 चित्र की बात किया गया है, ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 के समान दिखती है अथवा चित्र 7.16 की तरह? मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने व मक्कों की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। ये देखिए जड़ों के अलग अलग प्रकार दिखाया गया है क्रियाकलाप 9 के माध्यम से। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत सी खरपतवार उगे रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनकी निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ों या तो चित्र 7.16 की तरह है या 7.16 की तरह? जिन पौधों की जड़ें 7.17 की तरह है उनकी मुख्य जड़ों को मुसला जड़ कहते हैं। तो मुसला जड़ तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। तो मुसला जड़ कौन होता है? जिनकी जड़ें लंबी होती हैं वो मुसला जड़ होते हैं, और जिनकी जड़ें छोटी होती हैं वे पार्श्व जड़ कहलाती हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 के समान हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है मुसला जड़ एवं रेशेदार जड़। ये जो है ये मुसला जड़ है। मुसला जड़ की पहचान एक इस तरह से है और इसमें से एक जड़ में से शाखाएं निकली हैं, जबकि रेशेदार जड़ें कई रेशों के प्रकार से निकली हैं। ये रेशेदार जड़ हैं। मुसला जड़ हैं एक सीधी जड़ों में अगल बगल से जड़ें निकलती हैं, ये मुसला जड़ होती हैं जो छोटी और जो लंबी होती हैं, देख रही हैं, और पार्श्व जड़ छोटी होती हैं। एकत्र किए खरपतवार पौधों को उनके जड़ों के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। मुसला जड़ वाले पौधों के समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में। अभी जैसा हमने दिखाया, समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, उनका सीरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों को सीरा विन्यास किस प्रकार का है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सीरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सीरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की सारणी 7.2 में सही रूप से भरा गया है? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है।
तो जल का अवशोषण कौन करता है? तो जड़ करता है। फिर तना क्या करता है? तो जल एवं खनिज को पत्ती तक पहुंचाने का काम तना करता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। किससे? तने से होकर के। पत्तियां क्या करती हैं? भोजन संश्लेषित करती हैं, बनाती हैं। इस प्रकार के कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। तो इसको देखते हैं। लिखिए कि तने से कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाता है और कौन नीचे की ओर आता है। ये दो तरफा कार्य, एक ऊपर की ओर जाना फिर नीचे की ओर आना। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो हम बता दें, यहां तने को दिया नहीं है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है तने के माध्यम से भोज्य पदार्थ जल को जाइलम जो है ऊपर की ओर ले जाता है जाइलम, और नीचे की ओर लाता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम एक काम करते हैं, ऊपर की ओर ले जाने का जाइलम काम करता है और नीचे की ओर वापस लाने का काम फ्लोएम करता है। चलिए अब पुष्प को समझते हैं। 7.5 गुलाब के पौधों के 3 आरेख चित्र 7.19 से 20 में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान सकते हैं? क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे, देखिए गुलाब, ये सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या ये चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 10 के माध्यम से आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक पुष्पकलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज और आवर्धक लेंस एवं जल। ये देखिए, ये बताया गया है। ये देखिए, ये पुष्प की जब ये आकृति होती है, तो ये आकृति के बाद पुष्प खिल करके ऐसा बन जाता है। तो जब खिलता है तो ये क्या होते हैं? जब फूल, ये पत्तियां पंखुड़ियां कहलाती हैं। और बीच में आप देखे होंगे यही बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल पुंज उसके, तो ये जो है इसका नाम पुष्पकलिका होता है और इसका नाम पुष्प होता है। पुष्प के पत्तियों को पंखुड़ियां और बीच में देखेंगे वह बाह्यदल होता है, बाह्यदल पुंज। तो पुष्पकलिका और पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां कहलाती हैं। खिले हुए विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल क्या होता है? पुष्प में यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई बीच में देता है। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियां को भली भांति अवलोकन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्यदल हैं कि आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? ये प्रश्न अलग अलग अपनी कक्षा में प्रेक्षण के लिए दिया गया है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे?
जब पांखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य, ये पुष्प धतूरा का है। घंटाकार पुष्प की पांखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पांखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए। अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर का पहचान कीजिए। पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, इनका भी अपना कार्य होता है। 7.23 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। ये जो है पुष्प के भाग, ये देखिए यहां ये पुष्प खिल गया है, खिला हुआ पुष्प है। यहां तने से ये हरे रंग का, इसमें से पहले ये जो है पुष्प कलिका बनती है और यहीं जहां पुष्प कलिका के ये हरे रंग का नीचे डंठल जो तना होता है उसका सटा हुआ यही भाग स्त्री केसर होता है। और फिर यह बड़ा इसमें से जो निकलता है, अंदर देखे होंगे लंबे लंबे, जिसमें कि आगे बीज इसमें पड़ता है, जिसमें परागकोश के माध्यम से या इसी पौधे के भाग से जो है मधु शहद के लिए अपना जो है शहद यहां से ही लेकर के, उसका क्या नाम है, वो मधुमक्खियां जो है यहां से परागकोश से ही ले जाती हैं और शहद के लिए छत्ते लगाती हैं। और फिर पुंकेसर ये बीच में स्त्री केसर से चल करके जब यहाँ परागकोश का बीच का ये जो क्षेत्र होता है यही पुंकेसर होता है। चलिए दिखाए गए, क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? तो वहीं बीज स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। जब ऊपर से हटाएंगे तो वो स्त्री केसर दिखाई पड़ेंगे। 7.24 में स्त्री केसर के भागों को पहचान कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर में सबसे परागकोश पुंकेसर के भाग ये तंतुओं के बीच में होते हैं। पुंकेसर अंडाशय की काट को सूखने से बचने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद देखिए। अब जो है आप इसी आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो आपने 7.3 में लिखा है उसके आधार पर प्रश्न को तैयार कीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पांखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनसे उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पांखुड़ी समान देखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पांखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पाखुंडी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है।
कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षाओं में और अधिक विस्तृत पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज यही हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।